कि आम आदमी को किस किस तरीके से ठगा जा सकता है। अगर इसके ऊपर एक किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए मोदीनोमिक्स। आएगा मजा खेल का। बढ़ के साहब आप समझ लीजिए वो बढ़ के हो जाएगी 150 से $200 प्रति बैरल। जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं वो टोटल हो जाएगा। रिसेशन के बदले डिप्रेशन में दुनिया चली जाएगी और केवल जिम्मेवार होंगे डोनाल्ड जे ट्रंप। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बिल्कुल वही लॉजिक है। भाई आपके समय भी इसीलिए बढ़ता था ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े थे। अब भी वही हो रहा है, तो आप सरकार को क्यों कह रहे हैं? देखिए मानव जी, सभी को नमस्कार। देखिए आज की डेट में जो आज सबसे तेजी से जो 3 चीजें बढ़ रही हैं, वो एक तो पेट्रोल डीजल के दाम है, दूसरा विकसित भारत के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो यहाँ में दिखाते रहते हैं 2027 तक, और निर्मला जी की निर्लज्जता और अहंकार। ये कितने अच्छे से बता रहे थे कि देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तो लॉसेस करना होगा। तो एक छोटा सा एस्टिमेट लेके आते हैं कि मुझे पता था, दो ही इनके पास ओपिनियन है। एक तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पैरवा बनते हैं, ये भूल जाते हैं कि सरकार चला रहे हैं, धंधा नहीं। निर्मला जी पूरे अहंकार से कहती है कि तो क्या सरकार लॉस में चली? अरे मैडम, सरकार का काम है लोगों को इम्यून रखना, सरकार का काम प्रॉफिट बनाने का नहीं है। चल झूठा कह रहे हैं कि अगर हम मान लो 600 करोड़ की ऑयल मार्केटिंग कंपनी का डेली लॉसेस है, हरदीप जी 1000 करोड़ बोल रहे हैं, तो मैं 1000 करोड़ ले लेती हूँ। 1000 करोड़ ले और हमने जो 40 लाख करोड़ का 38 लाख करोड़ चलिए ठीक कर लेती हूँ, वो जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया था, अगर उसे एब्जॉर्ब करने जाए ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो लगेंगे 13 महीने। और जिस रफ्तार से ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपना प्रॉफिट्स बना रही है, 19,470 करोड़ सिर्फ पिछले क्वार्टर में 41% की प्रॉफिट के साथ आया। सिर्फ एक ही कंपनी वो कर रही है, आप लोगों को ऑयल मार्केटिंग कंपनी से सीखना चाहिए कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। उस हिसाब से अगर उसी प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से करें तो इनके जो प्रॉफिट्स इन्होंने बनाए हैं, सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी की कहूंगी, सरकार पे तो होंगे नहीं जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पे ये हमें डबल कोड़े मार रहे हैं। 6 साल लगेंगे मानव जी, 6 साल। तो ये जब अच्छे दिन हो गए हैं, ऑयल बॉन्ड थे 3 लाख करोड़ के, जो इन्होंने बकायदा पार्लियामेंट में कहा कि इन्होंने 2.2% पे किया। उसके बाद ये एक्साइज ड्यूटी आपने कहा कि उस वक्त वैश्विक थी, $140 पर बैरल का क्रूड ऑयल का वैश्विक वो था, प्राइस था, जो कि इनके टाइम पे $40 पर बैरल पर आया। पर क्या आपको और मुझे ये मिला? इन्होंने एक्साइज ड्यूटी भी बनाया तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इम्यून करने के लिए। मैं नहीं मानता। वक्त जब मनमोहन सिंह जी ने प्राइसेस बढ़ाए थे और ऑयल बॉन्ड्स लिए, तो ऑयल बॉन्ड की बार बात करते हैं, ये रामदेव के कालेधन टाइप की बात हो गई है, तो ऑयल बॉन्ड लिए थे ताकि लोगों को इम्यून रख सके हम प्राइसेस से, करके सब्सिडी लिया था। उसी का ही ऑयल बॉन्ड जब रहते हैं, ये नहीं कहते कि जब मार्केट में क्रूड ऑयल 40 का था। आप अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात करें, कल मार्केट में क्रूड ऑयल $2 पर बैरल से सस्ता हुआ है, 100 से 92 हुआ है, पर आप और मैं तो 8 रुपए एक्स्ट्रा भर रहे हैं पेट्रोल का। तो ये जो है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कम नहीं होता। ये 9 रुपए से 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा लेते हैं, ये इतना पैसा बना लेते हैं, लेकिन पास ऑन नहीं होता है कस्टमर्स पर। उसके बाद ये बोलते हैं ये तो वैश्विक संकट में है। इनकी इतनी निर्लज्जता है, इनकी इतनी अहंकार है कि बोलते हैं तो सरकार प्रॉफिट में नहीं कमाए, सरकार अपना प्रॉफिट जाने दे। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? से देश चला रही है, बिल्कुल ही मुंगेरी लाल हो गया है। आपको याद होगा ना 2004 से 2014 के बीच, 2004 से 2014 के बीच यूपीए 1 यूपीए 2 में तेल कंपनियों की हालत क्या थी? सरकार से गुहार लगाते रहती थी कि हम तो मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमको मदद दीजिए। फिर सरकार मदद देती थी, पैसा देती थी। उसके बाद आप ही की सरकार ने हार कर क्या किया? तेल के दामों को मार्केट के हवाले कर दिया। किया या नहीं किया? आप ही ने किया ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग इनिशिएटिव्स हैं कि वो 40 लाख करोड़ बनाए और लोगों की थाली से छूटी जाए, लोगों का जीना बेहाल हो जाए। सिर्फ पेट्रोल डीजल में प्राइस में एक अंतर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। आपका और मेरा दूध, ब्रेड, दाल, पनीर, छाछ सब कुछ महंगा हो रहा है मानव जी। तो ये महंगाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिट ले रही है। और बड़े आराम से निर्मला जी बोलती है कि ये तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का काम है, तो आप क्यों बैठी हैं? दे दीजिए देश ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, वो प्रॉफिट बनाएंगे और शायद कंज्यूमर्स को दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो बनाया वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर बने मानव जी। एक सेकंड रुकेगा। बस हवा निकल गई। अनुराग गांडा शायद इस पैनल में सबसे यंग होंगे। अनुराग, आपके पास ईवी है? फॉरवर्ड जर्नलिस्ट भी है। हाँ, इसी में कह रहा हूँ, मीडिया में भी रहे। आपके पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल? आप ईवी पे चलते हैं क्या अनुराग? नहीं, मैं ईवी में नहीं चलता हूं, पर हमारे कई सारे मित्रों ने ईवी पे शिफ्ट होने का प्रयास किया। लेकिन जो अभी बता रहे थे अशोक जी, वही सेम सिचुएशन आती है उनके सामने भी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल नहीं किया जा सकता ईवी में। आज भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। दूसरा मानक, मुझे तो मैं सुन के इस बात को लेकर हैरान हो रहा था कि आज जब हम ईवी की बात कर रहे हैं तो फिर चाइना की तरफ हमको देखना पड़ रहा है। तो इतने सालों से जो हम आत्मनिर्भर भारत का ढिंढोरा पीट रहे थे, जब दुनिया की इकोनॉमी में सब ठीक ठाक चल रहा था, तब हम चेस्ट थम्पिंग कर रहे थे कि देखो देखो हमने क्या कर दिया, देखो देखो हमने क्या कर दिया। हमने कुछ नहीं किया था और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत। अब जब पता चला, जब मुसीबत आई, तो अब क्या तर्क दिया जा रहा है? अभी जफर इस्लाम जी भी यही कह रहे थे, अरे भाई ये तो वैश्विक परिस्थितियां हैं। तो जब सब कुछ ही वैश्विक परिस्थिति पे डिपेंडेंट है, अगर हम अपनी ईवी इंडस्ट्री को ही ग्रो कर लेते, अगर हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग को ही ग्रो कर लेते, तो शायद आज हम इस बात के ऊपर सोच सकते थे कि शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, ये सही समय आ गया। लेकिन हमने वो भी नहीं किया इतने सालों के अंदर।
You're right, bro. मुझे लगता है कि जो समय का सदुपयोग किया जा सकता था वो इस सरकार ने नहीं किया। और आज भी जो आप डिस्कस कर रहे हो मानक, अभी तो ये 60-65 रुपए में जो तेल बेचती हैं कंपनियां, अभी आप उसी के प्रॉफिट और लॉस पे डिस्कस कर, उसके ऊपर के 30-35 रुपए जो सरकार के खाते में जाते हैं उस पर तो अभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि आम आदमी को किस किस तरीके से ठगा जा सकता है, अगर इसके ऊपर एक किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए मोदीनोमिक्स। मोदीनोमिक्स, बिल्कुल। अच्छा, वो पूछ रहे हैं, अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं जरा पंजाब में बता दीजिए कितना रेट है पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का। मैं बता देता हूं। आप 60,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार जीएसटी का हमारा दबा के बैठी है। आप आज दिलवा दीजिए मानक, हम वैट कम कर देंगे पंजाब के अंदर। आप आज दिलवा दीजिए। आप जीएसटी का जो शेयर लेते हो उसमें से स्टेट को नहीं दोगे, स्टेट के जो इनकम सोर्सेज है उन पे सवाल उठाओगे। अभी जो रिजर्व बैंक से इन्होंने सरप्लस मनी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इस्तेमाल किया, उसमें स्टेट का शेयर नहीं है क्या? वो क्या स्टेट से कमाई होके नहीं आती है? जब आपको इस्तेमाल करना होता है किसी भी सेंट्रल फंड का तो खुद पे लुटा लेते हो। अच्छा ठीक है। जब जनता माफ नहीं करेगी। आपको प्रॉफिट कमाना होता है तो खुद कमा लेते हो। अब एक मुश्किल सवाल पूछता हूं, करनी होती है तो फिर उसके बाद कहते हो कि कौन सा ऑपोजिशन स्टेट है वो वैट कम क्यों नहीं करता? ये क्या तर्क है? ठीक है, थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं अनुराग अब आपसे। जी, ये ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। 2004 से 14 के बीच तेल के दाम और अंतर्राष्ट्रीय दाम, महंगाई, वो सही था या फिर अभी अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े हैं उसकी वजह से ये दाम बढ़ाना ये सही है? कौन सा वाला इकोनॉमिक्स सही है? आपने ये वाला मोदीनोमिक्स बताया ना, तो क्या वो मनमोहन वाला इकोनॉमिक्स सही था क्या? देखिए सीधा अगर नंबर्स में कंपेयर करें तो 108 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रेट था 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, और आज भी लगभग उसी के आसपास रेट चल रहा है। तो उस वक्त मिल रहा था 55-60 रुपए में डीजल और आज मिल रहा है 90-95 रुपए में डीजल। तो सीधे कंपेयर कीजिए तो समझ में आता है कि जो ये ढिंडोरा पीट के आया था मैं देश को पता नहीं कहां ले जाऊंगा, तो आज नीचे ढूंढ रहे हैं कहां ले गए तो पता ही नहीं चल रहा है कितने गर्त में लेके चले गए। तो ये तो सीधा कंपैरिजन है कि अगर उसी रेट में उस वक्त 55-60 रुपए में मिलता था डीजल और आज वही 90-95 रुपए में मिल रहा है तो 30-35 रुपए बीच के कौन खा रहा है? मतलब मनमोहन सिंह की इकोनॉमी बेटर थी ना? मनमोहन सिंह की इकोनॉमी, यूपीए की इकोनॉमी वो सही थी, बेटर। 100% अगर मोदीनोमिक्स और मनमोहन सिंह जी के समय की इकोनॉमिक्स को कंपेयर करो, इससे 100% बेटर थी। ठीक है, मतलब अनुराग, इसका मतलब ये हुआ यूपीए 2 में मनमोहन सिंह के साथ बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत ही बुरा हुआ। सारे घोटालों के आरोप गलत लगाए गए, महंगाई का कैंपेन गलत चलाया गया। कौन थे वो लोग अनुराग जो चला रहे थे कैंपेन? किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी के सही होने का मतलब आपको कोई भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं मिल जाती मानक। ये दो अलग अलग बातें हैं बिल्कुल। आप सही पकड़े हैं। ने मुझसे इकोनॉमिक्स पे सवाल किया, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताया कि उस वक्त अगर 108 रुपए अंतर्राष्ट्रीय रेट होने पर 55 रुपए में मिल सकता है और आज 95 में मिल रहा है तो निश्चित तौर पे वो बेटर। अनुराग, वो तो भ्रष्टाचार के मामलों में भी सारे बरी हो गए, 2G केस में सब बरी हो गए, उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाले में सब बरी हो गए, कोयला घोटाले में सब बरी होते जा रहे हैं। कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं? देखिए ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ना मैं सीबीआई चलाता ना ईडी चलाता। अरे आरोप तो आपने लगाए थे ना, ये सवाल तो आप मोदी जी से पूछिए। आपने भी तो आरोप लगाए थे। आरोप किसने लगाए थे? आरोप हमसे पहले ऑडिट किसने किया था? ऑडिट एजेंसी ने आरोप लगाए थे। भाई ऑडिटर ने आरोप लगाए थे। जाती हुई मनमोहन सिंह के साथ गलत हो गया ना अनुराग? नहीं देखिए, अगर इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखें, मैं फिर कहता हूं इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। इकोनॉमिक लिहाज से देखें तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में कई सारे ऐसे फैसले लिए गए थे जो आज की सरकार से 100 गुना बेटर है। बहुत बढ़िया। You're right, bro. आप 16 और अगर मेरी बात ना समझ में आए तो जरा आपके दोस्त अर्थशास्त्री बैठे हैं यहाँ पर, शरद भाई से पूछ लीजिए, वो सही से समझा देंगे। मैं बता देता हूँ, उधर से एंडोर्स मत कराइए, मैं बता देता हूँ। आप जो सारी सोलर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, चाइना से ला के सोलर प्लेट यहाँ चिपका देने को आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। वो आज के दिन इंटरनेशनल इंपोर्ट खुला हुआ, कहीं से कोई भी लेके आ सकता है। आप कहते हैं मोबाइल बनाना शुरू हो गए, कौन से मोबाइल की चिप बनाते हो आप अपने इस वक्त भारत के मार्केट खुला है ना? ला के असेंबल कर देने को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते। तो जफर जी मैं यही कह रहा हूँ, नहीं तो और भी पूरे दुनिया ये मार्केट सबके लिए खुला है ना, सिर्फ हमारे लिए तो नहीं खुला है, हमारे देश के लिए नहीं। वो इंटेंशन तो होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के इंटेंशन तो होना चाहिए ना। अरे भाई आप ये मार्केट खा लिया, देश हमारे देश के लिए खुला है। नहीं आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्योंकि जनरल बख्शी से ये समझना बहुत जरूरी है, ये पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। जनरल बख्शी आप तो फॉलो भी कर रहे हैं, नॉट जस्ट इंडियन मीडिया, मिडिल ईस्ट मीडिया, यूएस मीडिया, और आपको तो पीछे भी पता रहती है बातें। जनरल बख्शी क्या चल रहा है ये? कल हम सोच रहे थे गुड न्यूज आने वाली है, रात में यूएस ने अटैक कर दिया ईरान के कुछ बोट्स पर। चल क्या रहा है ये जनरल बख्शी? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको बुरी तरह से ऑफ रैम्प चाहिए। वो समझ गए हैं कि वो बुरी तरह फंस गए हैं, ना थूक सकते हैं ना निकल सकते हैं। लेकिन वो साथ में वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई है। वो अभी भी दिखाना चाहते हैं कि मैं लड़ाई जीत गया हूं। अरे साहब, पहले लड़ाई के मैदान में लड़ाई जीत लीजिए, फिर दूसरे को बोले कि सरेंडर करे तो वो करेगा।
लेकिन जब आप उसको नहीं घुटने टिका पाए तो फिर आप बातचीत के दौरान थोड़ी ना चतुराई से घुटने टिका सकते हो। वो ईरान ने थोड़ा मान क्या लिया, इन्होंने फट से ट्वीट किया जिसमें ईरान के टेरिटरी के ऊपर अमेरिकन झंडा लगा हुआ है कि मेरी ईरान पे फतेह हो गई। अब साहब कौन पसंद करेगा ऐसा कि आप दर्शाएं कि अमेरिका जीत गया है जबकि असलियत में वो पिट गया है। ठीक है साहब, तो अब क्या है कि ये बड़े अपने टर्म्स पे मनवाना चाहते हैं कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तू सब कुछ दे दे, तू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, मैं नहीं खोलूंगा। अरे वाह साहब, डबल लॉक लगा रखा है, एक तो उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड, एक आपका। वो जब खोलने को तैयार होता है आप नहीं खोलना चाहते, फिर आप कह रहे हो कि एक महीने का टाइम दिया जाएगा। बीच बीच में इनको लगता है कि शायद प्रेशर और बढ़ाया जाए, तो ये छोटे मोटे इंसिडेंट करते हैं, जैसे कि उसकी ईरानियन स्पीड बोट्स के ऊपर हमले।